ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट अच्छी तरह से। हम लोग 320 315 कर रहे थे, हमें 2 दिन लगे। वी आर ऑन द लास्ट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, दैट इज SA 330, राइट। मुझे बताइए 315 की हेडिंग क्या थी? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। सो आपने उसकी ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट्स, सोर्सेज, एप्लीकेशंस, कंप्लायंस विथ रिस्पेक्ट टू लॉज एंड FRF, सारी ही चीजों को अच्छी तरह से देखा और समझा। करेक्ट? यस और नो? और पोज दैट आपको कुछ रिस्क मिले। इफ यू रिमेंबर, हमने 3 चीज करी। पहले सारे ही रिस्क को आइडेंटिफाई करा, फिर उसको असेस किया, और असेस कर हमने एक चीज देखी, कंसिडर द लाइकलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट, राइट, जिसमें हमें एक क्लियर डेफिनेशन मिली कि सिग्निफिकेंट रिस्क कौन से रिस्क होते हैं, और फिर हमने उस पर भी एक क्वेश्चन करा, राइट। अब ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड जो है, इट फोकसेस ऑन, स्टैंडर्ड की अगर आप हेडिंग देखेंगे तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू दोज असेस्ड रिस्क। तो जो आपको रिस्क मिले, अब आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए इस स्टैंडर्ड में, उसके बारे में बताया गया। क्या ये क्लियर है? अब एक बार सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, वेन एवर यू वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड टू द रिस्क ऑन एन ओवरऑल बेसिस, प्लीज मेक श्योर these qualities should be there. Number 1, your audit team should have a professional skepticism. Number 2, they should be experienced staff with special skills. Number 3, supervision होना चाहिए. Number 4, incorporate unpredictability. I hope you understand unpredictability का मतलब होता है ऑडिट्स में ना सरप्राइज एलिमेंट्स रखते चलो। मतलब आप ऐसा सब बता के करोगे तो वो क्लाइंट भी चौकन्ना रहेगा और सारी चीजें पहले ही सुधार लेगा। इनकॉर्पोरेट अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है सरप्राइज एलिमेंट रखना चाहिए। और 5th है जनरल चेंजेस करते रहने का अपने NTE में। जैसे जैसे सिचुएशन बदलेगा वैसे वैसे आप भी अपनी प्रोसीजर्स को बदलते रहिए। तो अगर आपको अच्छी तरह से रिस्पॉन्स करना है, रिस्क को मिटिगेट करना है, तो आई होप इस पर्टिकुलर डब्बे में बस यही कहा गया है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो आपकी ऑडिट टीम है, वो बहुत स्मार्ट होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, स्केप्टिकल होनी चाहिए, तभी आप उस रिस्क को बराबर से मिटिगेट कर पाओगे। क्या ये क्लियर है? अगर मैं 2 मिनट अब कहूं हमारा ये स्टैंडर्ड कहता क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, तो आप ध्यान से देखेंगे वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहला, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट अस पुट अ बार, टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट रिस्पॉन्सेस, राइट, बिकॉज अब स्टैंडर्ड उसी के बारे में। रिस्क तो आपको पता चल गए, अब आपको उन रिस्क को क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है, मेक श्योर करना है कि उन रिस्क का आप कुछ निवारण करें, मिटिगेट करें। सो सबसे पहले ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टैंडर्ड कहता है, टू इंप्लीमेंट रिस्पॉन्स to the risk of material misstatement identified and assessed by the auditor। तो अगर आपने देखा नेक्स्ट स्टेटमेंट पूरा कहना है, इसे 315 की हेडिंग कह रहा है, जो भी रिस्क आपको मिले, जो भी रिस्क आपने असेस करे, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना, क्या प्रोसीजर्स लगाना, उसके बारे में ये स्टैंडर्ड कहता है। उन्होंने आगे क्लियर कहा, इन अकॉर्डेंस विथ SA 315, और SA 315 की हेडिंग डाल दी। तो नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको अब अपने रिस्पॉन्सेस तैयार करना है। नंबर 2, एविडेंस इकट्ठा करना है अबाउट वो रिस्क्स। एविडेंस कलेक्ट कर लो और रिस्पॉन्ड करो। सो नंबर 1 इज रिस्पॉन्स टू द INA risks, and number 2 is collect essay evidence again with respect to INA risks. Yes or no? Collect evidence and make sure that you design procedures to respond that. Now how will you respond? Can you see this dabba? Everybody, अगर आप देखेंगे ये वाला पार्ट कह रहा है रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल से, और उसके बाद सब्सटेंसिव प्रोसीजर से। उस तरफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में बताया गया है, इस तरफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, अच्छा आपको ये तो क्लियर है सबको कि यही 2 प्रोसीजर है हमारे पास। मतलब हम कौन सा ही महाभारत की तरह कोई तीर वीर थोड़ी लाने वाले हैं, रिस्पॉन्ड करना मतलब हम थोड़ी कोई हॉकी बेल्ट लाने वाले हैं। हमारे पास यही प्रोसीजर्स है, जब भी रिस्क मिलेगा हम क्या करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे और सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स करेंगे। अच्छा बताइए, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स का ही मतलब है क्या
टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एआरपी, बराबर है ना। तो इस डब्बे के अंदर आपको टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एआरपी के बारे में बताया जाएगा, उस वाले डब्बे में आपको बोला जाएगा इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में। क्या ये यहां तक क्लियर हो रहा है? एक मिनट, उसके पहले कि हम आगे बढ़े, क्या आपने यहां पर एक चीज देखी? क्वेश्चन 54 कहता है ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जरा यहां पर डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 54, ऑब्जेक्टिव क्या है। चार्ट अगर आपके पास है, आप लाए हैं, तो चार्ट पर प्लीज लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 54 कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे रिस्पॉन्ड करना और उसके रिगार्डिंग एविडेंस को कलेक्ट करना। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड। collect essay evidence, sufficient appropriate evidence with respect to identified and assessed risk. Perfect. I and A risk मतलब जो आपने 315 में ढूंढ लिए, असेस कर लिए, प्रायोरिटाइज कर लिए, उसके ही बारे में एविडेंस लेना, उसी के ऊपर रिस्पॉन्सेस तैयार करना, ये स्टैंडर्ड में कहा गया है। यस और नो एवरीबडी? पक्का? मुझे बताइए, क्या ये आपको सुना सुना लग रहा है? ये कहां से उठाया इन्होंने? 315 से। तो यहां पर ये वाला जो डब्बा है हमारे ऑब्जेक्टिव में है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, जब आप प्रोसीजर्स डिजाइन करेंगे तो नंबर 1 रीजंस फॉर असेसमेंट एंड लाइकलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट। रीजंस फॉर असेसमेंट, आपको क्या लगता है क्यों ये रिस्क हैं, और व्हाट आर द चांसेस कि वो हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट आपने देखा क्या? एक मिनट, इस पॉइंट को पढ़ने से पहले आप आइए अपने चार्ट पर, और क्या मैंने आपको एक बार ऐसा बोला था कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में एक्चुअली 3 चीजें देखनी चाहिए। इधर देखना आप सब लोग, क्या कंट्रोल्स एज पर नेचर एंड साइज है तो क्या कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो क्या इफेक्टिव है। ये 3 चीजें मैंने एक बार आपको बहुत बार कहा था। पहला हमने कहा था कि इंटरनल कंट्रोल्स कभी भी नेचर एंड साइज के हिसाब से होना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैं क्लास के बाहर 2 एनएसजी कमांडो लगा दूं, और मैं, आप जब आएंगे तो मैं आपका आई रेटिना स्कैन कर रहा हूं, आपके हार्ट बीट स्कैन कर रहा हूं, आपके फिंगरप्रिंट्स ले रहा हूं, और फिर ही अंदर आने दे रहा हूं, तो क्या ये इतने बड़े लेवल का इंटरनल कंट्रोल क्लासरूम के लिए इफेक्टिव है? क्या नहीं। आइदर वेज पार्लियामेंट में आप वहां पर मेटल डिटेक्टर्स नहीं लगा रहे और 2 बच्चे बलून हाथ में लेके खड़े हैं, तो क्या वहां पर वैसा इंटरनल कंट्रोल चलेगा? क्या नहीं। तो जब भी इंटरनल कंट्रोल हो, एज पर नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस हो। जितना बड़ा बिजनेस, जितना कॉम्प्लेक्स बिजनेस, उतने हाईटेक इंटरनल कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। जितना छोटा बिजनेस, उतना छोटे लेवल के इंटरनल कंट्रोल्स बैठाने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जैसे कॉलेजेस में क्या होता है, एक ही एंट्री एग्जिट गेट रखा जाता है, जितना हो सके उतना। अगर कॉलेज का कोई बैक एग्जिट भी होगा तो वो बंद कर दिया जाता है, एक ही तरफ से आना है, एक ही तरफ से जाना है। कारण क्या है कि भाई इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करना है। मैंने ये भी एग्जांपल दिया था कि कोई दूसरा बच्चा बाहर से ना आ जाए। लेकिन आपने इंटरनल कंट्रोल तो सेटअप करा, लेकिन दूसरा, क्या वो थ्रू आउट द पीरियड कंसिस्टेंटली चल रहा है? पता चला इंटरनल कंट्रोल तो है, बट वो पूरा थ्रू आउट द पीरियड नहीं है। और अगर थ्रू आउट द पीरियड है तो क्या वो इफेक्टिव है? मतलब क्या वो आपके फ्रॉड्स, एरर्स को रोक पा रहा है या नहीं रोक पा रहा? तो इसको हिंदी में आप ऐसा समझिए, एज पर द साइज एंड नेचर थ्रू आउट द पीरियड इफेक्टिव। याद रखिए, सेकंड पॉइंट का मतलब है थ्रू आउट द पीरियड रहना चाहिए। वरना बहुत बार ऐसा होता है, कुछ लोगों का इंटरनल कंट्रोल होता जरूर है, बट कुछ समय वो काम करता है, कुछ समय वो नहीं करता। तो इट शुड बी कंसिस्टेंटली अप्लाइड थ्रू आउट द पीरियड। 3 रूल्स है। नंबर 1 साइज एंड नेचर, नंबर 2 थ्रू आउट द पीरियड, नंबर 3 इफेक्टिव रहना चाहिए। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया अपने क्लास के बाहर एनएसजी कमांडो, ये जरूरी है क्या? नहीं। जो भी है, अब आइडेंटिटी कार्ड्स इशू कर सकता है, बट देन इट शुड बी थ्रू आउट द पीरियड। ऐसा ना हो जाए कि राहुल कुछ दिन अटेंडेंस ले रहा है, कुछ दिन नहीं ले रहा, तो फिर वो नहीं होगा। और अटेंडेंस लेने के बावजूद भी अगर कुछ इशू हो जा रहा है जहां पर वो कह रहे हम तो थे और उसके वहां पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इट इज नॉट इफेक्टिव। तो इंटरनल कंट्रोल याद रखिए, नेचर एंड साइज थ्रू आउट द पीरियड एंड इफेक्टिव। अब मैंने आपको ये क्यों बोला, क्या पहले ये देखिए, क्योंकि यहां पर वो यही कह रहे हैं, जब भी रिस्क को असेस करें, इंटरनल कंट्रोल्स को ध्यान में रख के करें, क्या वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है एज पर द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ योर प्रोसीजर्स। तो याद रखिए, इंटरनल कंट्रोल्स को ध्यान में रख के करना है। तो अभी ये सबसे पहले एक चीज तो हो गई कि ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म TOC to get evidence about
इंटरनल कंट्रोल्स, और इंटरनल कंट्रोल्स के रिगार्डिंग आपको क्या एविडेंस लेना है? नेचर एंड साइज थ्रू आउट द पीरियड एंड इफेक्टिव। क्या ये क्लियर हो गया? अब एक मिनट मुझे बताइए, सेकंड पॉइंट ऐसा क्यों कहता है? इट इज ऑल्सो कंडक्टेड व्हेन सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स alone cannot provide sufficient audit evidence. Why? Why? Can you understand the meaning of this? Yes. नहीं, ओके ओके। तो इस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बुक में बहुत बार आता है, वो ऐसा बोलते हैं सब्सटेंसिव प्रोसीजर सिर्फ करने से काम नहीं बनेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी करना पड़ता है। आप समझे? मतलब अगर इसको और प्लेन भाषा में कहे तो हम क्या बोलेंगे? सिर्फ वाउचिंग वेरिफिकेशन से कुछ नहीं होगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी करना पड़ेगा। सिर्फ वाउचिंग वेरिफिकेशन से कुछ नहीं होगा, ऐसा क्यों? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगेंगे ही, सिर्फ वाउचिंग वेरिफिकेशन से कुछ नहीं होगा, ऐसा क्यों? ओके बराबर है। ओके ओके, कैन आई से वाउचिंग वेरिफिकेशन सिर्फ करके क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज पूरा ऑडिट टेस्ट चेक और सैंपलिंग के आधार पर होता है। इंटरनल कंट्रोल्स हमें क्या बता देते हैं कि कहां पर वीक एरियाज है, कहां पर पॉलिसी लैप्स है, वहां पर आप क्या करते हो? ज्यादा चेक करते हो। और जहां पर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होता है वहां पर आपको मालूम है एरर्स और फ्रॉड्स मिलने के चांसेस कम है, तो आप अपना जो सैंपलिंग है वो क्या करेंगे? कम करेंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि किधर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है और किधर इंटरनल कंट्रोल वीक है, तो क्या आप 100% सब चेक कर पाएंगे? क्या ऑडिट में सब 100% चेक होता है? हमको मालूम है टाइम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना है, यस और नो। तो ऐसा ही सेम सेंटेंस है ना, सब्सटेंसिव प्रोसीजर में भी यूज करेंगे कि सिर्फ टीओसी चेक करने से कुछ नहीं होगा, सब्सटेंसिव को भी करना पड़ेगा। और टीओसी में लिखा होता है सिर्फ सब्सटेंसिव से कुछ नहीं होता है, टीओसी भी करना पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो कभी ऐसा उन्होंने बोला क्या टीओसी इंपॉर्टेंट है क्या, या क्या सब्सटेंसिव प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है क्या? तो दोनों इंपॉर्टेंट है, बट दोनों को ये बोलना है कि हमारे अकेले से कुछ नहीं होगा, वो तो करना ही पड़ेगा। और टीओसी भी बोलेगा मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, वो तो करना ही पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है आपको? नंबर 3, ऑडिटर शैल टेस्ट कंट्रोल्स for a particular time or throughout the period for which the auditor intends to rely on those controls in order to provide an appropriate basis for his reliance. When the auditor obtains evidence about the operating effectiveness of control during an interim period, the auditor shall obtain evidence about significant changes to those controls subsequent to interim period and determine is there any additional evidence to be obtained for the remaining period. If the auditor plans to use evidence from a previous audit about the operating effectiveness, he shall establish the continuing relevance of that evidence by obtaining evidence whether significant changes have occurred subsequent to previous audit. अभी ये और ये में क्या डिफरेंस है? अगर आप देखेंगे इस वाले पर्सपेक्टिव में दे आर टॉकिंग अबाउट इंटरिम पीरियड, और इस वाले पर्सपेक्टिव में दे आर टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ऑडिट। टेल मी 1 मिनट टू यू, क्या बोल रहे हैं वो? ओके, सो जो थर्ड पॉइंट है, अगर आपको याद होगा कि हम लोग कंटिन्यूस ऑडिट्स भी करते हैं, कुछ जगह पे कंटिन्यूस ऑडिट्स होता है। व्हाट इज द कंटिन्यूस ऑडिट? साल खत्म होने से पहले उसी साल में ऑडिट शुरू हो जाता है।
और ये मैंने आपको कहा था स्पेसिफिकली कब होता है, नवंबर दिसंबर में आरओसी का, सितंबर अक्टूबर रिटर्न फाइलिंग हो गया, नवंबर में आपका आरओसी खत्म हो जाता है, उसके बाद दिसंबर जैन फेब आर्टिकल्स जो है वो ऐसे ही विल्ले बैठे होते हैं। तो जो आपकी बड़ी बड़ी और क्लाइंट्स है जिनका बहुत वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शंस है, आप उनको कॉल लगाकर कहते हो कि सर क्या मैं अभी आर्टिकल को भेज दूं, अभी एक जनवरी चल रहा है, 1-1.5 महीना लगेगा, वो आपका अप्रैल से लेकर दिसंबर का सारा चेक कर लेगा, फिर चाहिए तो हम मई जून में आएंगे, 3 महीना चेक करेंगे और खत्म कर देंगे। तो वो कहता है ठीक है। तो रूल कह रहा है अगर आप कभी ऐसे बीच में से कभी ऑडिट करने जाते हैं और आप इंटरनल कंट्रोल की चेक करते हैं, तो जब आप फिर से आएंगे जहां से आपने चेक करा था वहां से आगे सिर्फ एक बार चेक करना है कि क्या जो इंटरनल कंट्रोल्स तब भी रेलेवेंट है, क्या आज भी रेलेवेंट है क्या, और अगर नहीं तो क्या उसमें चेंजेस हुए, उसके रिगार्डिंग आप एविडेंस ले लें। नंबर 4 कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर 4 कहता है, अब थोड़ा समझिए, इंटरनल कंट्रोल एक ऐसी चीज है जो ईयर ऑन ईयर मोरलेस नहीं बदलती। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कभी आप मेरा ऑडिट करना है और आपको मालूम है कि सर कैसे एडमिशंस करते हैं या हम लोग कैसे ट्रैक रखते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं हर स्टूडेंट को एक आईडी कार्ड इशू करता हूं, ये एक पॉलिसी और प्रोसीजर, एक इंटरनल कंट्रोल है। तो रूल कहता है अगर आपने लास्ट टाइम इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग करी है तो करंट ईयर में फिर से करने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट टू यू हैव एविडेंस कि लास्ट टाइम जो इंटरनल कंट्रोल्स थे वो करंट ईयर में भी रेलेवेंट है। अगर लास्ट टाइम की कोई पॉलिसी और प्रोसीजर में डिफरेंस है, फर्क आ चुका है, तो आपको करंट ईयर करना पड़ेगा। बट ये सेंटेंस एक तरह से कह रहा है आपको इंटरनल कंट्रोल्स ईयर ऑन ईयर देखने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि इंटरनल कंट्रोल्स में कोई बदलाव हुआ है तो जो बदलाव हुआ है उसके रिगार्डिंग आप अपनी प्रोसीजर्स को लगा सकते हैं। तो अगर आप फोर्थ को आप एकदम अच्छी तरह से देखें, मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, इफ द ऑडिटर प्लान्स टू यूज एविडेंस फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिट, आपको एक ऐसा एविडेंस का यूज करना है जो प्रीवियस ऑडिट में मिला था, अभी नहीं मिला, लास्ट टाइम ऑडिट करने आए थे ना तब मिला था। किसके रिगार्डिंग? अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ अ स्पेसिफिक कंट्रोल। मतलब लास्ट टाइम आप इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग कर रहे थे, उसमें आपको कुछ एविडेंस मिला होगा। द ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश कि वही एविडेंस का अभी भी कंटिन्यूइंग रेलेवेंस है, मतलब जो लास्ट टाइम हमें एविडेंस मिला वो अभी भी रेलेवेंट है, वो अभी भी इनफोर्स है। बट if there are significant changes in the control that have occurred subsequent to the previous audit, तो फिर आपको उसके रिगार्डिंग एविडेंस लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपको कहीं हिंदी में चाहिए, अपनी मातृभाषा में चाहिए। लेफ्ट फोर्थ पॉइंट कहता है लास्ट टाइम का कंट्रोल अभी भी सेम है, नो इश्यूज। लास्ट टाइम का कंट्रोल में अभी बदलाव है, लास्ट टाइम का इंटरनल कंट्रोल चेंज हो गया है, तो आपको उसके रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग आपको चेकिंग करनी पड़ेगी। तो याद रखिए फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा चलता क्या अपन, मतलब लास्ट टाइम का इंटरनल कंट्रोल डिट्टो अभी भी सेम है तो कुछ भी चेक नहीं करूं क्या? नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड की इन डेप्थ जब आप उसको रीड करेंगे तो उसमें लिखा है हर 3 साल में एक बार तो करना ही पड़ता है। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप ये भी लिख लीजिए, एवरी 3 इयर्स मैंडेटरीली एक बार इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग होती ही होती है। फिर ऑडिटर शैल ऑब्टेन एविडेंस बाय इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन। याद है ना ये IOI? यस। एंड इफ देयर हैज बीन एनी चेंजेस that affect the continuing relevance of the audit from the previous, the auditor will test the controls. Yes or no? If there has not been any changes, he will at least check once in every third audit and shall test some controls to avoid the possibility that all the controls on which the auditor intends to rely with no testing in the subsequent 2 periods. इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? देखिए उन्होंने कैसा बोला, उन्होंने बोला प्रीवियस ऑडिट में आपको कुछ एविडेंस मिला और अभी भी उसका कंटिन्यूइंग रेलेवेंस है तो ठीक है कुछ भी मत कीजिए, बट फिर भी 3 साल में एक बार तो करना ही है। लेकिन फिर ये इंग्लिश में एक बहुत भयानक वर्ड यूज उन्होंने कर दिया, बट यू शुड अवॉइड एंड ट्राई टू चेक सम इंटरनल कंट्रोल्स टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ टेस्टिंग ऑल वेयर यू आर डूइंग एवरीथिंग इन वन एंड नो टेस्टिंग इज डन इन द सब्सिक्वेंट 2 पीरियड। मतलब क्या हो गया? वेरी गुड। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपनी के 10 पॉलिसीज है जिस पर मोरलेस पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलता है, 10 पॉलिसीज और प्रोसीजर्स। आप ये देख रहे हैं कि लास्ट टाइम जो था वो क्या वही है, कोई पॉलिसी में बदलाव नहीं है। जो लास्ट टाइम पॉलिसीज थी वो भी अभी चल रही है।
तो एक मिनट, लास्ट टाइम जो एविडेंस लिया था, इट हैज अ कंटिन्यूइंग रेलेवेंस इन द करंट ईयर ऑल्सो। रूल कहता है ऐसा मत करो कि कुछ भी चेक नहीं किया, फिर दूसरा साल देखा अरे सेम टू सेम है, कुछ भी चेक नहीं किया, अब तीसरा साल आया आपने देखा अरे सब सेम है, तब आप सब चेक कर रहे हो। रूल कहता है ऐसे तो ऐसा हो जाएगा कि साल में एक बार आपने सब चेक किया और फिर 2 साल आपने कुछ नहीं किया, तो वो कहते हैं रोटेशनल वे में इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करो। मतलब आपको सेम लग रहा है ना टेस्ट चेक आधार पर, इस बार 3 पॉलिसीज को चेक करना, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट 3 की बारी, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट 3 की बारी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स में सब पॉलिसी एक बार चेक भी हो जाएगी और ऐसा भी नहीं होगा कि 2 साल कुछ भी नहीं किया और 1 साल सब कर लिया। तो वो यहां पर बोल रहे हैं रोटेशनल वे में ऑडिट करो, रोटेशनल मैनर में इंटरनल कंट्रोल का चेकिंग होना चाहिए, रोटेशनल मैनर में। अभी 1/3, नेक्स्ट ईयर 1/3, नेक्स्ट ईयर 1/3, इस तरह से आप हर 3 साल में हर एरिया को एक बार तो टच करेंगे। बट ऐसा ना हो जाए कि आप 2 साल कुछ भी नहीं कर रहे हो और 1 साल सब कर लिया, फिर 2 साल कुछ भी नहीं कर रहे हो और 1 साल कर लिया। तो रोटेशनल मैनर में 1/3 चेकिंग करते रहना चाहिए। अच्छा, कोई इंटरनल कंट्रोल की पॉलिसी या प्रोसीजर बकायदा पूरी ही बदल गई तो उसको पूरा ही चेक करना है। ये कब की बात हो रही है? जब कोई चेंज नहीं है, जो एविडेंस विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस हैज अ कंटिन्यूइंग रेलेवेंस इन द करंट ईयर, उसके रिगार्डिंग वो कहते हैं रोटेशनल मैनर में चेक करते रहना। बट जो चेंज ही हो गई, जो पॉलिसी प्रोसीजर लास्ट टाइम थी अब वो रही ही नहीं, तो आपको उसका चेक करना ही है। क्या ये क्लियर है? पक्का। अब सब्सटेंसिव प्रोसीजर क्या कहता है? नंबर 1, सब्सटेंसिव प्रोसीजर मतलब टू डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट्स बाय डूइंग 2 थिंग्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सबको पता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स मतलब वाउचिंग वेरिफिकेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब रेशोज, कंपैरिजंस। यस। अब ये क्यों कहता है कि मैं बहुत महान हूं? वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या कहता था? मैं महान हूं। क्यों? वो कहता था तुम वाउचिंग वेरिफिकेशन से क्या कर लोगे, तुम्हें पता ही नहीं कौन सा एरिया रिस्की और कौन सा एरिया रिस्की नहीं है। अब ये देखो शाना, ये कैसे उसको जवाब दे रहा है? इट हैज टू बी कंडक्टेड बिकॉज दुनिया को मालूम है इंटरनल कंट्रोल के तो बहुत लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस मैंने सिखा दिए, 2 मैनेजमेंट के, 2 एम्प्लॉय के, 2 दूसरे, 2 मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट मैनिपुलेशन, मैनेजमेंट डिस्क्रिशन, 2 एम्प्लॉय के, प्रोन टू ह्यूमन एरर्स, पॉसिबिलिटी ऑफ कल्यूजन, और 2 बाकी के कि कितना भी कर लो वो तो रीजनेबल अश्योरेंस ही देता है और अल्टीमेटली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी तो है। तो हमने ये लिमिटेशंस पहले ही देख लिए, 6 लिमिटेशंस थे, 2 2 2। तो ये कहता है इंटरनल कंट्रोल के तो खुद के लिमिटेशन है, उससे क्या होगा? आप सिर्फ इंटरनल कंट्रोल चेक करोगे और मेरे को नहीं चेक करोगे, मतलब वाउचिंग वेरिफिकेशन नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। इसीलिए वो कहते हैं अगर आपने सिर्फ इंटरनल कंट्रोल किया तो आपको कोई सही से एविडेंस मिलेगा नहीं, इसलिए अपनी बड़ाई मारता है, आपको वाउचिंग वेरिफिकेशन भी करना ही पड़ेगा। अब ये देखिए, when substantive procedures are performed at an interim date, एक मिनट, क्या इधर भी थर्ड पॉइंट इंटरिम के बारे में था और यहां पर भी थर्ड पॉइंट इंटरिम के बारे में है? The auditor shall cover remaining period by performing substantive procedures combined with test of controls for the intervening period. इसमें और उसमें क्या फर्क है अब मैं आपको बताता हूं धीरे धीरे जब आप कोलेट करोगे। इधर देखिए, ये थर्ड पॉइंट कहता है, मुझे देखेंगे हिंदी में, अगर 6 महीने का इंटरनल कंट्रोल का चेकिंग किया और आपको लगता है कि यही पॉलिसीज आगे फॉलो होती है तो वो कहता है पोस्ट द इंटरिम पीरियड फिर से इंटरनल कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। ऐसा इधर थर्ड पॉइंट कहता है। इधर थर्ड पॉइंट कहता है अगर 6 महीने का वाउचिंग वेरिफिकेशन किया तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के 6 महीने का नहीं करेंगे, इधर तो इंटरिम पीरियड के बाद भी करना ही पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर तो 4th पॉइंट उधर प्रीवियस ऑडिट के बारे में था, तो इधर भी प्रीवियस ऑडिट के बारे में। अब उधर क्या था कि अगर प्रीवियस ईयर इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग करी है और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है तो करंट ईयर नहीं करना पड़ेगा। ये बोलता है प्रीवियस ईयर वाउचिंग वेरिफिकेशन किया था तो इस बार भी वाउचिंग वेरिफिकेशन तो करना ही पड़ता है, बिल तो चेक करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं बोल सकते लास्ट टाइम तो किया था ना, वो तो बिल तो सेम ही है ना, नहीं, तो इधर करना ही पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं if the auditor determines that it is sufficient, further procedures should be done to get a reasonable basis to support your conclusion. और अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, if the auditor plans to use evidence by performing audit procedures in the previous audit, बाप रे, the auditor
still needs to perform substantive procedures in the current है। तो मैं अगर ऐसा होता, मतलब मैं ऐसा होता, ये ऐसा डब्बा सामने सामने रखता, 4 पॉइंट का गेम है बॉसो, सुन लीजिए। उधर पहला पॉइंट ये है, अब मैं बोलूंगा आप समझेंगे। उधर पहला पॉइंट ये है, इंटरनल कंट्रोल के बारे में आपको ये चेक करना है कि वो थ्रू आउट द पीरियड है, नेचर एंड साइज है और इफेक्टिव है। मतलब पहला पॉइंट इंटरनल कंट्रोल में क्या देखेंगे, उसके गुणगान। इधर सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स में दो चीजें चेक करते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर। इसने बताया हमारे इसमें क्या देखते हैं, उसने बोला हमारे इसमें क्या देखते हैं। उधर वो सेकंड पॉइंट कहता है सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स सब्सटेंसिव प्रोसीजर से कुछ नहीं होगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी करना पड़ेगा। पता कैसे चलेगा कहां पर इश्यूज है। यहां पर ये भी अपने गुणगान गाता है। इंटरनल कंट्रोल के तो खुद के लिमिटेशन है, वो क्या कर लेगा, उसको तो वाचिंग वेरिफिकेशन करना ही पड़ेगा। वहां का थर्ड पॉइंट कहता है अगर आपने इंटरिम पीरियड के टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स करे हैं और इंटरिम पीरियड के बाद वो अभी भी रेलेवेंस रखते हैं, तो आपको ज्यादा इंटरनल कंट्रोल चेक करने का जरूरत नहीं है। भैया ये कहता है ऐसा नहीं होता, इंटरिम पीरियड का कर लिया आपने, अप्रैल में जून का कर लिया, अब आप बोलोगे सेम ही दिख रहा, जाने दे जुलाई से मार्च नहीं चेक करता, ऐसा नहीं होता। सैंपल चेकिंग पे आपको करना ही पड़ेगा। वहां का फोर्थ पॉइंट कहता है लास्ट टाइम इंटरनल कंट्रोल किया था, कोई बदलाव नहीं है, कोई बात नहीं, अब मत कीजिए। यहां पर कहते हैं लास्ट टाइम वाचिंग वेरिफिकेशन किया था, सब सेम है, फिर भी करंट ईयर करना ही पड़ेगा। चारों पॉइंट ऐसे जब पढ़ोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या ये एकदम सही समझ में आ गया एवरीबडी? वहां के 4 पॉइंट, उधर का पहले क्या चेक करना, इधर का पहले क्या चेक करना। उधर का सेकंड पॉइंट, मैं ही स्मार्ट हूं, सब्सटेंसिव से कुछ नहीं होगा। सब्सटेंसिव कहता है मैं भी स्मार्ट हूं, टीओसी से कुछ नहीं होगा। थर्ड पॉइंट टीओसी का कहता है थोड़ा समय का किया तो वही साल के, थोड़े समय का मत कीजिए। सब्सटेंसिव कहता है थोड़े समय का किया तो वही साल का, बाकी का भी करना पड़ेगा। और फोर्थ पॉइंट कहता है लास्ट टाइम का किया सेम है तो करंट ईयर का मत कीजिए। सब्सटेंसिव कहता है लास्ट टाइम का किया सेम है, फिर भी करना तो पड़ेगा। क्या ये क्लियर है? पक्का एवरीबडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? तो अगर आपने छोटी सी हेडिंग देखी, इधर हेडिंग देखी, इधर की हेडिंग है एफएस लेवल, इधर की हेडिंग है असर्शन लेवल। आपको मालूम है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब ओवरऑल बेसिस पे, तो वो कैसा बोल दिया उन्होंने, ओवरऑल बेसिस पे आपको पहले तो स्किल्ड स्टाफ चाहिए, एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए, स्केप्टिकल स्टाफ चाहिए। और जब असर्शंस की बारी आएगी, असर्शंस मतलब क्या, लेजर, जर्नल एंट्री, बैलेंसेस पे, इवेंट्स पे, तो फिर आपको टीओसी और सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स लगाकर चेक करना है। नेक्स्ट यहां पर एडिक्वेसी, मेक श्योर कर लीजिए कि सारा प्रेजेंटेशन जो है वो सारा प्रेजेंटेशन एज पर एफआरएफ होना चाहिए। यस, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। नेक्स्ट लाइन, इवैल्यूएट का आपको सही से एविडेंस मिला क्या? ओपिनियन बनाने से पहले मेक श्योर करो सब एविडेंस को आपने क्या किया है, कोरोबोरेट और कॉन्ट्राडिक्टरी देख लिया है। नंबर 2, अगर नहीं मिल रहा है एविडेंस, प्लीज ऑब्टेन फर्दर एविडेंस। और अगर फिर भी नहीं मिल रहा है, एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड और अ डिस्क्लेमर ओपिनियन। तो वो रिस्क को रिस्पॉन्ड करने के लिए उन्होंने क्लियर कहा। ये देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं, एविडेंस मिल गया, अच्छा तो उसको क्या कीजिए, कोरोबोरेटिव या कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस उठाइए। मतलब क्या, 4 अलग अलग सोर्सेस से लीजिए, कंपेयर कीजिए, कंसिस्टेंट रहा तो आगे बढ़िए, नहीं रहा तो और पूछिए। नंबर 2 क्या कहता है, एविडेंस नहीं मिला, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कीजिए। नंबर 3 कहता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करने के बाद भी नहीं मिला, मॉडिफाई या डिस्क्लेम कीजिए। फिर अब क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है आपने क्या क्या प्रोसीजर्स करी, आपने क्या प्रोसीजर्स करी। नंबर 2, उन सारी प्रोसीजर्स का लिंकेज विद द रिस्क, कि मैंने ये रिस्क के लिए ये किया, मैंने ये रिस्क के लिए ये किया, मैंने ये प्रॉब्लम के लिए ये प्रोसीजर करी, मेरे को डेटर्स में प्रॉब्लम था, मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन करा, मेरे को सब्सिक्वेंट इवेंट्स में इशू था, मैंने ये करा, मेरे को गोइंग कंसर्न का प्रॉब्लम था, मैंने ये इवैल्यूएशन किया, मेरे को 4 यहां पर प्रॉब्लम आया, मैंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया। ऐसा लिंक कर दीजिए। कल जाके आपको कोई पूछेगा ए ये रिस्क का क्या किया, तो आपके पास डॉक्यूमेंट रहता है, इसका मैंने ये किया, इसका क्या किया, तो वो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करी और उन्हीं प्रोसीजर को कौन से रिस्क पर अडॉप्ट करी, उसको लिंक कर दीजिए। हमें ये रिस्क मिले, हमने इसका ये निवारण किया, हमने ये रिस्क मिला, हमने ये प्रोसीजर फॉलो किया। तो कोई हमें पूछे तो हम क्लियर बोल सकते हैं। नंबर 3, उन प्रोसीजर्स का रिजल्ट्स, क्या कंक्लूजन आया,
क्लियर हो गया? कितना क्लियर हो रहा है? कौन से रिस्क मिले? ये कहां पर आ गया? 315। उन रिस्क के सामने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करी? 330 प्रोसीजर्स अडॉप्ट करी। कौन से रिस्क के लिए? लिंक कर दीजिए। और अंत में प्रोसीजर अडॉप्ट करी होगी तो कुछ तो आउटकम आया होगा। एक तो सच निकला होगा या तो झूठ निकला होगा। जो भी निकला होगा वो भी कंक्लूड कर दीजिए, आपका काम जो है वो आसान बन जाएगा। बताइए क्या एकदम क्लियर हो रहा है? अब अगर मैं स्टैंडर्ड को पूरा पढ़ूं, आपको पूरा रट चुका है, एक बार ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। यहां पर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव में बोला हुआ है नंबर 1 आपका स्टैंडर्ड में ऑब्जेक्टिव ये है, प्लीज अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स को तैयार कीजिए। हमें अटैक करना है और अटैक करने के बाद सिर्फ अटैक ही नहीं करना, एविडेंस भी लाना है कि हमें ये रिस्क मिले और हमने ये किया। तो ये ऑब्जेक्टिव में पहले क्लियर था। उन्होंने कहा ऐसा आप समझिए आप वॉर पे जा रहे हैं, यूर रिस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहले उन्होंने बोला आपको प्रोसीजर्स, अटैकिंग प्रोसीजर्स बनानी है और एविडेंस भी लाना है कि हमने फालतू में अटैक नहीं किया, सच में ऐसा ऐसा इशू था। नंबर 2, अटैक करने के लिए पहले तो ओवरऑल स्मार्ट लोग चाहिए, एक्सपीरियंस लोग चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए, जिनको प्रीवियस ऑडिट के एक्सपीरियंसेस हैं। और अब अटैक करने का है, एक्सपीरियंस लोग तो है मेरे पास, एक नंबर एक्सपीरियंस है, 20-20 साल से वॉर में, लेकिन हथियार भी तो सही है ना। अच्छा, गोली का गन देगा तो नहीं चलेगा, तो कौन सा हथियार देगा? टीओसी और सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। और वो दोनों के 4-4 पॉइंट है, सरल भाषा में लिखने आपको। टीओसी में पहले क्या लिखना है? टीओसी में चेकिंग करेंगे 3 बातों का। कौन सी 3 बातों का? थ्रू आउट द पीरियड, नेचर एंड साइज, इफेक्टिव। एक मिनट, अब अपन इधर जाएंगे। सब्सटेंसिव प्रोसीजर में क्या चेक करते हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एआरपी। दोनों में क्या क्या चेक करते पता चल गया। नंबर 2, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अपने गुणगान गाएगा। कैसे? वो कहेगा मेरे बिना समझेगा ही नहीं। सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स अलोन कैन नॉट प्रोवाइड एनी एविडेंस, यू हैव टू परफॉर्म टीओसी टू अंडरस्टैंड वेयर आर द इश्यूज। अब सब्सटेंसिव प्रोसीजर अपना गुणगान गाएगा। तू मत बोल ज्यादा, तेरे खुद के कितने लिमिटेशन है, तो तेरे को ही कर लेंगे तो क्या होगा? तेरा तो लिमिटेशन कितना है, हमें भी करना पड़ता है। बोले ठीक है, दोनों को करेंगे। तीसरा ये कहता है अप्रैल टू जून इंटरनल कंट्रोल किया क्या? हाँ किया। अरे अगर वीडी ने एक बैच के लिए आइडेंटिटी कार्ड का इशू किया है तो भाई सब बैच के लिए किया होगा। अगर कोई प्रोसीजर बनाई है तो वो पूरा साल हुआ होगा। तो बार बार प्रोसीजर को ये मत चेक करो, आइडेंटिटी कार्ड अप्रैल में भी था क्या, चौकीदार मई में भी खड़ा था क्या, जून में भी खड़ा था क्या? अरे भाई वो कॉलेज की पॉलिसी ही है वैसा इंटरनल कंट्रोल करना। तो कुछ समय के लिए किया है तो बाद में वो बाकी के समय के लिए बस वो रेलेवेंट है ना, वो प्रोसीजर थी ना, दैट्स इट। बार बार प्रोसीजर मत करो। सब्सटेंसिव प्रोसीजर में ऐसा नहीं हो सकता कि अप्रैल में जून का सेल का बिल चेक किया, आगे नहीं करूंगा। अरे अगस्त में एक्सपोर्ट बिल है, नवंबर में एसीजेड को एक्सपोर्ट किया हुआ है, एसीजेड से कुछ माल निकाला हुआ है, तो फिर अलग अलग हो जाएगा। सब्सटेंसिव प्रोसीजर थोड़ा समय के लिए किया तो थोड़ा समय के लिए नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है। सैंपल बेसिस पे सब करना पड़ता है। और नंबर 4, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कहता है भैया लास्ट टाइम भी वही पॉलिसी थी, अभी भी वही पॉलिसी है, तुम क्या बार बार मेरे को वही क्वेश्चंस पूछेंगे हर साल आकर? तो सर हम आपको ना क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे ना हम चेक करेंगे, हमको सिर्फ इतना बता दो क्या प्रोसीजर में कोई बदलाव हुआ है क्या? बदलाव हुआ तो पूरा चेक करना है, बदलाव नहीं भी हुआ ना तो मैं रोटेशनल मैनर में 3 साल में एक बार करना है। लेकिन हमारा रूल कहता है 2 साल खाली बैठना और 1 साल सब करना, ऐसा नहीं। हम 1/3 करेंगे तो हर 3 साल में हर एक कंट्रोल का एक ही बार चेक होगा, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ चेक होगा। सबस्टॅन्सिव्ह प्रोसिजर कहता है आमचं असं नाही, लास्ट टाइम पण वॉचिंग व्हेरिफिकेशन केलं तरीही करंट इयर मध्ये करावं लागतं। झालं सगळं, अटॅक झालं, प्रॉपर झालं, रूल सांगतो क्या सारा प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से हुआ क्या, सब लीगली हुआ ना, कुछ ऐसा अपन आउट ऑफ द स्कोप तो नहीं चले गए ना। बाजू में एविडेंस मिला, एविडेंस मिला ना, अच्छी बात है, एविडेंस लो और देखो कि भाई सब बराबर तो है। कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस लो, कोरोबेटिव एविडेंस लो। सर मैंने इतना अटैक किया एक भी एविडेंस नहीं मिला, फर्दर प्रोसीजर्स अडॉप्ट करो। सर फर्दर भी किया, हाँ तो फिर अब मॉडिफाई करो। सब हो गया, वॉर से आ गए, अब डॉक्यूमेंट कर लो। क्या डॉक्यूमेंट करेंगे? क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करी, कौन सी प्रोसीजर कौन से रिस्क के लिए करी, लिंक कर दो। किसी ने कल पूछा इसका क्या किया, ये, इसका क्या किया, ये, और अंत में वो जो प्रोसीजर अडॉप्ट करी तो कुछ तो रिजल्ट आया होगा ना, वो रिजल्ट को भी डॉक्यूमेंट कर लो। क्या ये एकदम क्लियर है? एवरीबडी पूरा चार्ट रट गया प्रॉपरली। अब अगर आप 2 मिनट देख लेंगे ना तो थोड़ा आ जाइए ना प्लीज। क्वेश्चन 55, क्वेश्चन 55 को जब आप पढ़ेंगे तो मुझे बताइए वो किसकी बात कर रहे हैं, टीओसी की बात कर रहे हैं कि सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं? यस, कैन यू सी सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स, वो कह रहे हैं सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स।
परफेक्ट एवरीबडी। अब अब आप देखेंगे, मेरे को तो मतलब देखिए, मैं मेरा चार्ट ऐसा वो जानबूझ से लर्न करने के भावनाओं से बनाता हूँ कि भाई दोनों तरफ लिंक रहे तो लर्न होता। अब देखो इनका भी यही बोलना है। पहले ये कहते हैं हमें सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स को डिजाइन करना पड़ेगा। यू नो व्हाई? उसके बिना सब रिस्क मिलेंगे नहीं, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल के खुद के बहुत लिमिटेशन है। यस और नो? यस और नो एवरीबडी? वो क्या कह रहे हैं, जजमेंट का इस्तेमाल होता है, सारे रिस्क का पकड़ नहीं पाएंगे, और इंटरनल कंट्रोल के खुद के क्या है, लिमिटेशंस है। तो फिर लोगों ने कहा सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स ठीक है करेंगे, क्या वो रिस्क को कम करता है? हाँ, इट विल रिड्यूस रिस्क टू अ एक्सेप्टेबल लो लेवल। रिस्क को वो कम करेगा। अच्छा, मैं करने को तैयार हूं। क्या करने का रहता है उसमें? अरे उसमें टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर्स करने के रहते हैं। यही मेरे चार्ट में एकदम अच्छी तरह से लाइन में लगाया हुआ है। छुपी कुछ भी बातें करते ही, उसमें क्या करना चाहिए, उसमें ये करना चाहिए। फिर उनके पास पॉइंट नहीं है, अब वो क्या पढ़ेंगे? तो उन्होंने नेक्स्ट में क्या कर दिया, ऐसे 520 के हिसाब से एआरपी क्या रहता उसको बताना चालू कर दिया। ये जनरली क्या करने का, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस पे लगाने का। क्यों, समझा ना? देखो बेटी, सब एक एक चेक करने से अच्छा है उस पर 4-5 अलग अलग रेशो लगा दो, तो रेशो से ही समझ जाता है कि बहुत डिविएशन आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है। तो वो कह रहे हैं आपको है ना, एनालिटिकल प्रोसीजर इज एक गाइडेंस देगा, एक आपको एक आइडिया देगा, और आप ये जानबूझ से कब कीजिए, जब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत हाई है। क्लियर है? पक्का? और यहां पर अब वो एक बार एनालिटिकल प्रोसीजर्स की बात कर लिया, अब वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स की बात कर रहे हैं। सो टेस्ट ऑफ डिटेल्स विल एक्सप्लेन यू अबाउट एग्जिस्टेंस, विल एक्सप्लेन यू अबाउट अकरेंस, विल एक्सप्लेन यू अबाउट कंप्लीटनेस। और वो ऐसा, ये एक तरह से वो हमें कौन सी चीजों के बारे में बता रहे हैं, असर्शंस के बारे में बता रहे हैं, मतलब एमपी कवर। वो कह रहे हैं आपको एग्जिस्टेंस और अकरेंस मिलेगा फॉर सम आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंप्लीटनेस के बारे में मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू सम आइटम्स। तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स आपको असर्शंस के बारे में हेल्प करेगा। मालूम है ना, वाउचिंग किसके बारे में होता है, पीएनएल, और वेरिफिकेशन किसके बारे में होता है, बैलेंस शीट। तो वाउचिंग और वेरिफिकेशन में हम एमपी कवर ही देखते हैं ना, असर्शंस ही देखते हैं ना, तो वो कहता है आपको उसमें मदद करेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? अगर आपको चाहिए ना, आप क्या कर सकते हैं मालूम है, यहां पर एक और एक पॉइंट चाहिए ना, तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स में यहां पर एक 5th पॉइंट आप लिख सकते हैं कि सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स विल हेल्प अस, substantive procedures will help us to understand the risk and assertions applicable to various items. To understand the risk and various assertions applicable. परफेक्ट एवरीबडी? अच्छा देखिए वो कितना मस्त कह रहे हैं अगला पॉइंट, क्या ये आप सही मानते हैं क्या? सब्सटेंसिव प्रोसीजर बढ़ानी पड़ती, ये देखो, जब टीओसी अनसेटिस्फैक्ट्री हो। बात भी सही है उनकी, आपने टीओसी करा और वहां पे आपको इश्यूज दिख रहे हैं, तो अपन अपना टीओडी, अपना एआरपी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। यस और नो? और वो कहते हैं एक्सटेंट ऑफ चेकिंग सैंपल साइज के आधार पर होता है, ये आपको डिसाइड करना है कि कितना चेकिंग करना है। बट ये सबको पता है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स मतलब सैंपल चेक के आधार पर होता है, सब चेक नहीं किया जाता। अब ये क्वेश्चन बहुत पहले आया हुआ है, और ये क्वेश्चन आप मतलब आप मानेंगे नहीं, वो एक तरह से ऐसा बोल रहे हैं, इधर देख लो सब मैं क्या करने वाला हूँ। ये देखो, क्या ये आपने बहुत बार पढ़ा है, एनटीई ऑफ प्रोसीजर्स? तो आपको लेकिन वो एनटीई में वो क्या देखना होता है, तो वो बोल रहे हैं। तो इधर देखो, एक्सटेंड मतलब सैंपल साइज, तो आज कहीं पे ऐसा लिख लो। टाइमिंग मतलब एट के अर्लियर, मतलब साल खत्म होने से पहले कि साल खत्म होने के बाद। और नेचर का मतलब होता है टाइप ऑफ प्रोसीजर्स। तो याद रखिए, नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट, ये हमें एनटी देखना पड़ता है सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स का। लेकिन वो कह रहे हैं कि उसमें क्या देखते हैं, तो थोड़ा सा कहीं पर अभी अपन बहुत बार बोल दिए एनटी एनटी एनटी,
एनटीई में एक एक शब्द का मतलब क्या है, एक्सटेंड का मतलब कितना चेक करना, टाइमिंग का मतलब है कब चेक करना, नेचर का मतलब है क्या प्रोसीजर लगाना, कौन सी प्रोसीजर को अडॉप्ट करना। और कौन सी प्रोसीजर लगाना हमें पता है, टीओडी और एआरपी, बराबर है एवरीबडी। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखिए, द ऑडिटर कैन फॉर्मुलेट हिज एंटायर प्रोग्राम ओनली आफ्टर ही हैड अ सेटिस्फैक्ट्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। कौन बताएगा यहां पर किसके गुणगान हो रहे हैं? यस, ऊपर सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स के ऊपर था, यहां पर इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर है। तो वो कह रहे हैं कि क्या इंटरनल कंट्रोल्स बन जाने के बाद ही हमको सही से एक प्रोग्राम बनाते आएगा क्या? यस yes. मुझे बताइए, कहना है इसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स देखने के बाद ही अपन डिसाइड करते हैं कितना सैंपल पे चेक करना है। अगर आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया और आपको बहुत इश्यूज दिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कम चेक करेंगे या ज्यादा चेक करेंगे? हम ज्यादा चेक करेंगे। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं हमारा प्रोग्राम बनेगा only after satisfactory understanding of internal control। बराबर है, मैं इंटरनल कंट्रोल समझने के बाद ही डिसाइड कर सकता हूं कि मेरे को क्या कितना और कैसे चेक करना है। वो कहते हैं इधर एक छोटी सी चीज देखिए, अगर आपने ये नहीं किया, लाल में देखिए मैंने क्या लिखा है, अगर आपने इंटरनल कंट्रोल को चेक नहीं किया, आपका ऑडिट अननेसेसरीली फालतू मास एंट्रीज में चला जाएगा। चुपी चाप बार 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 वही चेक करेंगे अननेसेसरीली, ऑडिट का टाइम, ऑडिट का कॉस्ट, ऑडिट में लगी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो वो क्लियर कह रहे हैं अननेसेसरीली हैवी, और आपकी ऑब्जेक्टिव कहीं गुम हो जाएगी, आप मास एंट्रीज और वाउचर्स में चेक करते बैठ जाओगे। तो सबसे पहले वो क्लियर बोल रहे हैं कि आपने इंटरनल कंट्रोल चेक करना चाहिए। तो आप क्या चेक करते हो? वेदर द सिस्टम इज एक्चुअली इन ऑपरेशन। और ये हम कैसे पता चल सकता है? मैनेजमेंट को पूछ के। सो ऑफन आफ्टर इंस्टॉलेशन नो प्रॉपर फॉलो अप इज देयर बाय द मैनेजमेंट। The auditor in such circumstances may be led to believe that the system in operation, जबकि in reality वो सही से चल ही ना रहा हो या पार्शली चल रहा हो। ऐसे वक्त पे तो बहुत वर्स सिचुएशन हो सकती है, और अगर आपने वो उस पर फोकस नहीं दिया तो देयर कैन बी अ रॉन्ग ओपिनियन गिवन। इट वुड बी बेटर if the auditor can undertake the review of internal control। इससे आपको एक आइडिया आएगा और आपका ऑडिट प्रोग्राम सही से बनेगा। तो आपको इवैल्यूएट करना इंटरनल कंट्रोल को बहुत जरूरी है। यस और नो? इससे क्या मिलेगा? आपको समझेगा मैनेजमेंट का सिस्टम में वीकनेस किधर, आपको समझेगा कि वीकनेस किधर है, और इंट्रीम डेट के बाद आप चेक कीजिए क्या वो वीकनेस को हटाया गया। इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से तो समझता है टेस्ट चेकिंग कितनी करनी है। इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग से आपको पता चलेगा अलग अलग एरियाज में क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है। और अब देखो लास्ट में उन्होंने क्या बोला, अगर कुछ जगह पे इंटरनल कंट्रोल क्या है, वीक, यस और नो, और कुछ जगह पर अच्छा है, तो कुछ जगह पे हम चेकिंग नहीं करेंगे और कुछ जगह पे हम लोग एडिशनल चेकिंग करेंगे टू ब्रिंग द नेसेसरी सेटिस्फैक्शन। सो इंटरनल कंट्रोल का चेकिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अभी इंटरनल कंट्रोल का वो बोल रहे हैं इवैल, अच्छा ये तो आपको क्लियर हो गया कि अगर ये ट्रू और फॉल्स इनकरेक्ट करेक्ट की तरह भी आया कि ऑडिट प्रोग्राम इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग के बाद ही बनाना चाहिए, ट्रू और फॉल्स, तो आप बोलेंगे ट्रू। क्यों ट्रू बोलेंगे? बिकॉज उससे ही पता चलेगा वीकनेसेस किधर है, उससे ही पता चलेगा कौन से एरियाज पे चेकिंग करनी है, उससे ही पता चलेगा सैंपल चेक करना है कि नहीं करना। अरे यस और नो? तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि आपको इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करना चाहिए। इसीलिए अगर आप देखेंगे हमने 2 दिन पहले जब एक बार मेथड्स करी थी, नरेटिव, फ्लो चार्ट, चेकलिस्ट, आईसीक्यू, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन था जो मैंने वहां पर छोड़ा था और उस क्वेश्चन की हेडिंग थी एडवांटेजेस
ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये वाला मैंने नहीं किया जो इतनी बार आया हुआ है। देख लीजिए 29 नहीं किया होगा, चेक कीजिए एक बार, क्या मैंने क्वेश्चन 29 करा था? नहीं। क्यों? तो थोड़ा अभी जो हमने क्वेश्चन किया ना वहां पर आप कहीं पे लिख दीजिए कि ये तो क्लियर होगा कि इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आया एडवांटेजेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो वो क्वेश्चन 29 है। मैं आपको क्वेश्चन बता दूं कैसे पूछ रहे हैं वो, ये देखिए, बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन, रिव्यू क्यों करने का, इवैल्यूएशन, बार 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 वो इवैल्यूएशन के बारे में बोल रहे हैं और उसके बेनिफिट्स के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या इंटरनल कंट्रोल का इवैल्यूएशन से कुछ फायदा होता, क्या होता है फायदा, क्यों नहीं होता फायदा, बहुत सारे फायदे हैं। यहां पे देखिए नंबर 1 फायदा, एरर्स और फ्रॉड्स हो रहे क्या, पकड़ में आ जाते। इंटरनल कंट्रोल जैसे सोचा वैसे मैनेज हो रहा क्या, जैसा सोचा वैसे ही चल रहा है क्या। नंबर 3, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बराबर से तो काम कर रहा है ना। एक मिनट, ऐसा क्यों बोले वो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट? आपको मालूम है ना इंटरनल ऑडिट का काम ही है इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना। तो अगर इंटरनल कंट्रोल्स में मैं एज अ स्टैट ऑडिटर कुछ ढूंढ ले रहा हूं तो फिर इंटरनल ऑडिटर कर क्या रहा है? इंटरनल ऑडिटर का काम क्या है? मेरे आने से पहले इंटरनल कंट्रोल्स में इश्यूज निकालना, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना और मैनेजमेंट उन इंटरनल कंट्रोल्स को सुधारे। मैं आने के बाद भी मुझे इश्यूज दिख रहे हैं, तो फिर इंटरनल ऑडिटर क्या कर रहे हैं? बात समझ में आ रही है? नंबर 4, एडमिन काम का हैज अ बेयरिंग ऑन हिज वर्क। एग्जाम्पल उन्होंने वर्कर दिया है, बहुत बार ऐसा होता है ना किसी के पास आपने एक बेसिक रिडंडेंट एडमिन काम दिया और वो उसमें फ्रॉड कर ले। सो जैसे किसी के हाथ में रिक्रूटमेंट है, देयर इज अ हाई चांस कि वो डमी नाम देकर ज्यादा पैसे उठा ले। नेक्स्ट, सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स हो रहा है क्या, मैनेजमेंट अपना फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा है क्या, रिलायबल रिपोर्ट्स मिल रहा है क्या, एक्सटेंट एंड डेप्थ ऑफ एग्जामिनेशन, अप्रोप्रिएट ऑडिट टेक्निक, एरियाज कहां पे वीक है, और फिर कुछ सजेशन। एक बार ये सारे पॉइंट्स रीड कर लीजिए, मैं आपको अभी 2 मिनट में लर्न करा दूंगा। जो मैंने अंडरलाइन किया एक बार आप सारे देख लीजिए। डन। अब इधर देखिए, सिंपल सी स्टोरी देखिए। मैनेजमेंट ने ऑडिटर को बोला, मैनेजमेंट ने ऑडिटर को बोला हमारा काम है सब सही से चलना, हमारा काम है कि इंटरनल कंट्रोल सब सही से चलना। क्यों चलना? हमारे ही ऑब्जेक्टिव में लिखा है सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, हमको ही हमारे असेट्स को सेफगार्ड करना है। सेफगार्ड तभी होगा जब एरर और फ्रॉड्स नहीं होगा। तो हमने जैसा सोचा है हम वैसा इंटरनल कंट्रोल को सेटअप कर रहे हैं। चाहिए तो इंटरनल ऑडिटर से हमारा चेकिंग करा लो। एक बार फिर से मैनेजमेंट कहता है हमने भी हमारे कंपनी के लिए बारे में कुछ सोचा है और हम जैसा सोचा है वैसा एक इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी या प्रोसीजर सेटअप करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? असेट्स को सेफगार्ड करने के लिए और एरर और फ्रॉड्स ना हो। चाहिए तो आप इंटरनल ऑडिटर से हमारा ऑडिट करा लो। ऑडिटर कहता है वो तो मैं करूंगा ही, पहले मैं आऊंगा नेचर एंड डेप्थ कितने एक्सटेंट तक करना है वो चेक करने आऊंगा। आप ऐसा कॉमेडी हो जाएगा बट आप ऐसा सोचिए कि
एक प्लम्बर ले लीजिए, आप एग्जांपल लीजिए प्लम्बर। मैं जब लर्न करता हूँ मेरे को प्लम्बर का क्यों याद आता है, एक हमारा खतरनाक प्लम्बर है मैम, उसको हमने कुछ भी काम बोला ना, अगर हमने उसको पूरा फोन पे सब भी समझाया ना, ही कम्स विदाउट टूल्स, बोला कहाँ है टूल्स, तो वो बोलता है नहीं अभी तो मैं देखने आया। देखने का क्या है उसमें, वो पहले देखता है। हमने उसको सब बताया हुआ है, हमने सिंपल बोला है टैप टूट गया, तो अभी लेके आने का ना जो भी लेने का है, नहीं वो पहले ऐसे आ जाता है, ऐसे आके देखता है क्या हुआ, अच्छा अच्छा अभी देखा, वो बोलता है मैं अभी देखने आया हूँ, अभी मैं कल आऊंगा, मुझे अभी मैं क्या देखने आया हूँ कि मुझे कल कौन से टूल्स लाने। तो ऑडिटर कहता है अभी आई विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द एक्सटेंट एंड डेप्थ, उसके बाद आई विल डिसाइड द टेक्निक्स टू बी अडॉप्टेड। फर्स्ट आई विल चेक द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग दैट इज रिक्वायर्ड, उसके बाद आई विल डिसाइड द टूल्स एंड टेक्निक्स दैट आई हैव टू अडॉप्ट। तो सामने वाला कहता है जब तुम तुम्हारे टूल्स एंड टेक्निक्स लगाओगे तो तुम हमारे वीक एरियाज ढूंढोगे, तो वो कहता है वीक एरियाज भी ढूंढूंगा, ढूंढने के साथ सजेशन भी दूंगा विथ प्रॉपर रिलायबल रिटर्न रिपोर्ट्स। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? एक बार फिर से वो सामने वाला क्या बोलता है, मैनेजमेंट हमने जैसा प्लान किया था वैसे ही हमको एक फंक्शन, एक इंटरनल कंट्रोल सेटअप करना है। क्यों सेटअप करना है? असेट्स को सेफगार्ड करना है, एरर्स और फ्रॉड्स को कंप्लीटली एलिमिनेट करना है, और हम एक बार सेटअप करने के बाद मेक श्योर होगा कि कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई एरर नहीं होगा, चाहिए तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट से हमारा चेकिंग भी करा लो। ऑडिटर कहता है वो तो हम करेंगे ही, पहले तो हम आएंगे और क्या चेक करेंगे, नेचर एंड एक्सटेंट, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे द ऑडिट टेक्निक एंड द टूल दैट वी नीड्स टू अडॉप्ट, और अडॉप्ट करने के बाद हम लोग वीक एरियाज ढूंढेंगे, उस पर सजेशंस भी देंगे विद प्रॉपर रिलायबल रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स। बराबर है? तो अगर आप यहां पर देखेंगे अपने जो पॉइंट्स हमने हाईलाइट किया, नंबर 1 एरर्स ऑफ फ्रॉड्स पता चलना, नंबर 2 जैसा सोचा वैसे इंटरनल कंट्रोल सेटअप हुआ क्या, नंबर 3 इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट सही से चल रहा है क्या, नंबर 4 एडमिन कंट्रोल एज अ बेयरिंग, मतलब जो आपने उसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया उसने उसका गलत इस्तेमाल यूज करके फ्रॉड कर लिया, नंबर 5 असेट्स का सेफगार्ड हो रहा है क्या, नंबर 6 मैनेजमेंट क्या अपना फंक्शन सही से डिस्चार्ज कर रहा है क्या, नंबर 7 रिलायबल रिपोर्ट्स टाइम पर तो मिलती है ना, नंबर 8 एक्सटेंट एंड डेप्थ ऑफ एग्जामिनेशन कितना चेक करने का है, क्या चेक करने का है वो अपने को समझ में आता, नंबर 9 कौन सी टेक्निक कौन से प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करना, नंबर 10 कहां पर वीक एरियाज है उसको आइडेंटिफाई करना, और नंबर 7 आइडेंटिफाई ही नहीं करना, सजेशंस भी देना कि क्या और कैसे इंप्रूव हो सकता है। क्या ये क्लियर है? दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस इफ यू इवैल्यूएट योर इंटरनल कंट्रोल। करेक्ट है? पक्का? एवरीबडी अरे बोलो। अब फिर से थोड़ा सा ऐसा आ जाए आगे, और क्वेश्चन 35 पर आइए। क्वेश्चन 35 नहीं हुआ है ना, इसलिए मैंने कहा आइए क्वेश्चन 35। क्या ये बताइए क्वेश्चन पढ़कर किसके गुणगान हो रहे हैं? वेरी गुड। अगर आपने क्वेश्चन देखा, इट इज नॉट पॉसिबल और प्रैक्टिकल टू गेट एविडेंस ओनली फ्रॉम सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। वो कह रहे हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी करने ही पड़ेंगे। परफेक्ट। अब वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ही करने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन हमने मेरे चार्ट में भी पढ़ा, फिर से एक बार यहां पे देख रहे हैं। नंबर 1 टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मतलब ऐसे प्रोसीजर्स जिसमें आपको इंटरनल कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करना होता है। चेक करना मतलब क्या वो फ्रॉड्स को प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर पा रहे हैं क्या? क्या ये इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन में ही नहीं है? इंटरनल कंट्रोल इज अ पॉलिसी और अ प्रोसीजर, अरे यस और नो, वो प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट करता ही है ना। एक मिनट, ये क्यों करना होता है? मतलब इसमें हम क्या चेक करते हैं? ऑडिटर असेसेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल, राइट है ना, असर्शन लेवल ना, तो कि अपने चार्ट में जब आपने टीओसी और टेस्ट ऑफ डिटेल सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स दिखा तो हमने ऊपर बोला ना, एट एन असर्शन लेवल चेक करना होता है कि क्या इंटरनल कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ब्रैकेट में उसका बोला है ऑडिटर इंटेंड्स टू रिलाई ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू डिसाइड द एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। इज इट ट्रू? इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव रहेगा, उसी से ही मेरे को सब्सटेंसिव प्रोसीजर का एनटीई पता चलेगा। अगर इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है, अगर इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है, यस इफेक्टिव है, नो इफेक्टिव है, तो मेरा एनटीई क्या हो जाएगा? और अगर इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है तो मेरा एनटीई विल इंक्रीज।
यस और नो? तो वो कह रहे हैं ऑडिटर अपने इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं, इसका चेकिंग करता है। क्यों? उससे वो समझिए कि सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट कितना चेक करना है। नंबर 2, सब्सटेंसिव प्रोसीजर खुद भी तो कुछ नहीं दे सकता। ये पॉइंट क्या हमने चार्ट में देखा है, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स अलोन कैन नॉट प्रोवाइड एनी ऑडिट एविडेंस। अ हायर लेवल ऑफ अश्योरेंस तभी मिलेगा जब ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल हो। और यहां पे रूल क्लियर कहता है, where the approach adopted consists primarily of test of controls, where it is not possible or practical to obtain evidence only from substantive procedures. So make sure substantive procedures alone will never be able to provide any evidence. It is the test of controls which you need to first adopt, जिससे आपको ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में समझे। जहां पर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होगा, मैं पिछले 1 घंटे से ही बार बार कह रहा हूं, बार बार रिपीटेटिव मैनर में बोल रहा हूं, जिससे आपको समझे कि सब्सटेंसिव प्रोसीजर से कुछ नहीं होगा, इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करना पड़ेगा, उसी से ही सब्सटेंसिव प्रोसीजर का एनटी डिसाइड होगा। व्हाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर परफॉर्म, व्हाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर परफॉर्म, वो 3 पॉइंट क्या है, वो 3 पॉइंट क्या है? नेचर एंड साइज थ्रू आउट द पीरियड, इफेक्टिव, इधर इधर, the design, whether it is suitable. Number 2, throughout the period. Number 3, identify the strengths which reduce the risk. और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना है, हमने अभी बात करी थी, कौन सी प्रोसीजर करना होता है, IOI। तो वो कहते हैं इंस्पेक्शन करो, इंक्वायरी करो, रीपरफॉर्मेंस, कुछ जगहों पर जहां पर आपको लगता है कि क्लाइंट का करेक्टली नहीं हुआ है। IOI, ये आपका I, ये आपका O, ये आपका I। रीपरफॉर्मेंस इज ओनली डन वेयर कैलकुलेशन में आपको दिक्कत दिख रही हो। ये क्वेश्चन नंबर 37 अर्लियर एक चैप्टर में कवर्ड हो गया, मोस्ट प्रोबेबली ऑडिट एविडेंस चैप्टर में। ये फिर से यहां पर ये वाले चैप्टर में रिपीट हो गया। पेज 99 पे है क्या, देखो। है क्वेश्चन 13 है बड़ी, पेज 99 पे है क्या? यस। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट वाज essay 330। जितना हो सके उतना। अब मैं आपको एक चीज ये बता दूं, हाँ, अगर आपको वो वाला पार्ट भी चाहिए ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, रुक जाइए, मैं आपको फिर क्या हो जाता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं बीच में से वो क्यों करता हूँ। 54, 55, 50, 54 से 57, एक मिनट, हाँ, 54 से 57, से 57, 54, 55, 56 और 57, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पर 35 और 36, 35 और 36, ये आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर है। 54, 55, 56 और 57। 29 is advantages to evaluate ना, advantages to evaluate internal control। वो एक इंटरनल कंट्रोल का एक चार्ट मैंने किसी का देखा, और इंटरनल कंट्रोल के डेफिनेशन, इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव, इंटरनल कंट्रोल के लिमिटेशन, इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट, इंटरनल कंट्रोल की मेथड्स, और इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करने के एडवांटेज। तो लोगों ने एक इंटरनल कंट्रोल का भी चार्ट बना लिया है। कुछ तो भी 15-20 क्वेश्चन एक ही चार्ट में बैठ रहे हैं। मैं बता देता हूं आपको, बताने के लिए, मतलब अगर आप, मतलब सॉरी जिसने भी मुझे बताया, मैं बता रहा हूं आपका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस,
to review limitations, components and methods. तो वो जो एडवांटेजेस टू रिव्यू है वो आज अभी ने किया क्वेश्चन 29। तो वो इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग आ गया, ऑब्जेक्टिव्स आ गया, एडवांटेजेस टू रिव्यू, लिमिटेशंस, 5 कंपोनेंट्स और 4 मेथड्स, ये इंटरनल कंट्रोल के रिलेटेड है। क्लियर है? पक्का एवरीबडी? अब आप एक कोई तो भी ये ले लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, एक पेज ले लीजिए जहां पे आप चार्ट बनाते हैं। एक पेज ले लीजिए कहीं पर भी आप, जहां पे आपको सही लगे। कारो पॉइंट्स। एट तक हो गए सब? कृष्णा, नीले सर डूइंग दिस, नहीं नहीं, कर रहे कार ऐसा बता रहे, हायपर हो जाते बाबा वो, करणार आहे आपण असं कसं? डन विथ दिस 10 पॉइंट्स.
जल्दी लिख चरखा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई ब्रैकेट में परमिशन, फिर कैश लॉसेस, फिर रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। फिर क्या तुम लोग लर्न करेंगे स्टोरी? तुमको अंदर के पॉइंट का आइडिया नहीं कुछ तो ऐसे मुंह उठा के आया थे स्टोरी स्टोरी, अंदर के पॉइंट का आइडिया नहीं है तो कैसे होगा? सब मेरे पे फाड़ो। गोइंग कंसर्न सीएसआर कमेंट्स और एडवर्स रिमार्क्स। हुआ कि नहीं? डन सबका? चलिए अब आप इमेजिन कीजिए कि आप आर्टिकल है, आप आर्टिकल है और आप एक बहुत बड़ी कंपनी में ऑडिट करने जा रहे हैं। आपने जैसे ही गेट में एंटर किया, जैसे आपने गेट में एंटर किया, आपको लेफ्ट हैंड साइड में बहुत बड़े बड़े फिक्स असेट्स दिख रहे हैं और राइट हैंड साइड में इन्वेंट्रीज दिख रही है। बातें मत कीजिए, 2 मिनट अच्छी तरह से, 10 मिनट है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में बहुत बड़े बड़े फिक्स असेट्स दिख रहे हैं। आप 2-3 अपने फ्रेंड्स हैं और आपको राइट हैंड साइड में बहुत बड़ा बड़ा पाइल्ड अप इन्वेंट्री दिख रहा है। फिक्स असेट्स और इन्वेंट्रीज, बीच में से रास्ता है। इमेजिन कर पा रहे हैं आप ऐसा? इधर फिक्स असेट्स खड़े हैं, 4 हेलीकॉप्टर, 3 फाइटर जेट्स। फाइटर जेट क्यों? फाइटर जेट्स खड़े हैं, बड़े बड़े असेट्स खड़े हैं, कॉर्पोरेट बिल्डिंग प्लस एकदम कॉम्प्लेक्स है और राइट हैंड साइड में पाइल्ड अप इन्वेंट्रीज है। आप बीच में से जा रहे हैं। आप अपने बाजू वाले फ्रेंड को कहते हो क्या इन्वेस्टमेंट किया है इसने? क्या किया है? इन्वेस्टमेंट किया है, क्या लोन्स, क्या गारंटीज किया है। आपका फ्रेंड कहता है अरे सिर्फ इसने अपना नहीं, इसने अपने बहुत सारे सब्सिडरीज को भी फंडिंग करी है। वो सेक्शन 185 186 इज इन्वेस्टमेंट्स गिवन्स टू होली ऑन सब्सिडरीज। तो सिर्फ इसने अपना खुद का नहीं, सेक्शन 185 186 मतलब क्या, होली ऑन सब्सिडरीज को भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करा है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स। फिर से एक बार, आप गेट से एंटर हो रहे हो तो आपने ऐसा देखा, इधर क्या दिखा आपको? इधर आपने बाजू वाले को इशारे से क्या बोला? क्या इन्वेस्टमेंट्स करा है? तो उसने आपको क्या बोला? इसका नहीं, अभी तो इसकी और भी कंपनीज है। उधर देखेगा तो और परेशान हो जाए। तो अगर जब एंटर कर रहे थे तो वहां पे एक चौकीदार बैठा था, तो वो ऐसा बोलता है सब पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का। क्या बोलता है वो आपको? सब पब्लिक का पैसा है, सब पब्लिक का पैसा है। आपने उसको फिर से बोला क्या? क्या बोला? अरे कुछ ने हमारे सेठ ने पब्लिक से डिपॉजिट लेके सब बनाया हुआ है, चाहिए तो अंदर जाके रिकॉर्ड्स देख लेना। क्या देख लेना? रिकॉर्ड्स देख लेना। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार करेंगे, जितनी बार करेंगे देखो, जितना गंदा स्टोरी उतना मजा आता है। तो आप जैसे एंटर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है फिक्स एसेट्स, राइट साइड में आपको दिख रहा है इन्वेंट्री। आपकी आंखें खुली की खुली रह गई। आपने बाजू वाले को बोला क्या इन्वेस्टमेंट कर, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन से करेंगे, और आपका बाजू वाला कहता है अरे ये तो कुछ भी नहीं, गांव से आए हुए लड़के, अभी तो सब्सिडरी का देखेंगे तो और परेशान हो जाए। आप एकदम खुश हो ही रहे थे कि वहां पे वो एक मनुष्य व्यक्ति बैठा था, वो कह रहा है पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का, पब्लिक से डिपॉजिट ले। आपने बोला है कौन है तू? वो बोलता है हिम्मत है तो जाके क्या कर लो, रिकॉर्ड चेक कर लो, रिकॉर्ड चेक कर लो, आपको सब वहीं का वहीं पता चल जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है?
आपने उसको बोला हाँ वो तो हम करेंगे, हम ऑडिटर है, वो तो हम करने ही वाले। वो चौकीदार बोलता है वो देखो वो देखो, तो दिख रहा है कौन है, बोलता है और भी यहाँ पे एम्प्लॉयज गॉसिप कर रहे हैं खड़े हैं, वो भी बुराई कर रहा है, पब्लिक का वैसा है, जाके रिकॉर्ड देखो। तो आपने उसको पूछा तू इतना क्यों उछल रहा, तेरे को क्या है इतना? तो वो बोलता है मालिक को हमारा तो पैसा देने का इच्छा नहीं है, स्टैट्यूटरी ड्यूज, सरकार को टैक्स देने की इच्छा नहीं है, हमारे जो मैंडेटरी बाय लॉ कॉन्ट्रीब्यूशंस करने हैं वो तो इच्छा नहीं है, और खुद अनलिमिटेड अनरिकॉर्डेड कैश इनकम छाप रहे हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? डिफॉल्ट ये क्लियर है पहले, यहां तक ड्यूज तक क्लियर है। उसने आपको पहले क्या बोला, पब्लिक का वैसा है, पब्लिक का, यस और नो। आपने उसको बोला तेरे को कैसे पता, उसने क्या बोला, रिकॉर्ड्स देख लो। तो आपने बोला वो तो हम देखने ही वाले हैं, उसमें क्या है। बट हमने उसको बोला तू इतना क्यों सड़ा मुंह लेके बैठा है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तो वो कहता है स्टैट्यूटरी ड्यूज तो देने की इच्छा नहीं है, पैसे है, विलिंगनेस नहीं है, और खुद मालिक अनरिकॉर्डेड इनकम छापे जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं। अरे यस और नो। और हम ही नहीं, कितने सारे लोगों से लोन लिया है, वो पैसा भी डिफॉल्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो आप अपने सीए को पूछते हो, अपने फ्रेंड को पूछते हो, डिफॉल्ट कर रहा है, फिर ये तो अपने को बुलाया ही है इसने किसके लिए, आईपीओ प्रोसीड्स के लिए, तो और बड़ा लेवल पे जाने वाला है, और पैसा क्या करने वाला है, मंगाने वाला है। आईपीओ प्रोसीड्स, प्राइवेट प्लेसमेंट्स, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स करने वाला है, ये तो और पैसा लाने वाला है। ये कहां से हो रहा है? पहले 10 पॉइंट को समझ लीजिए, फिर से आप एंटर किया, आपने लेफ्ट में फिक्स एसेट देखा, राइट में इन्वेंटरी देखा, आप एकदम 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 इंप्रेस्ड हो गए। आपने बोला क्या इन्वेस्टमेंट किया यार। उसने बोला ये छोड़, अभी तो तू उसकी कंपनी देखेगा ना पीछे की गेट पे, तो देखो समझेगा और कितना खतरनाक है। उसमें एक आदमी सड़ा मुंह लेके बैठा, उसने बोला अरे ये सब पब्लिक का वैसा है, पब्लिक का झोल है, झोल झोल, ऐसा धीरे धीरे चिल्ला रहा है, झोल झोल। आपने बोला ए भाई कौन है ये? उसने बोला अंदर जाके देखो, रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स, आपको सब समझेगा। आपने उसको पूछा तू क्यों इतना भड़क रहा है, तेरा क्या है? बोलता है स्टैट्यूटरी ड्यूज बाकी है, हमारा पैसा देना नहीं है, और सेठ जो है वो अनरिकॉर्डेड छाप रहा है, और हमारा छोड़ो, जिनसे लोन लिया है उधर भी डिफॉल्ट है। तो आपने अपने फ्रेंड को पूछा अपने को तो बुलाया ही किसके लिए, आईपीओ के लिए, अपने को तो आईपीओ के लिए बुलाया। तो बाजू वाला कहता है फिर तो देना नहीं है, बस लेना है, लगता है कंफर्म फ्रॉड है, लगता है कंफर्म फ्रॉड है। अरे ये सुनो एवरीबडी, आपको लगता है कंफर्म फ्रॉड है, तो उसको आप ऐसा ना कुछ चेकर्स भी रखेंगे अपन, मैं बताता हूँ। उतने में वो मालिक आ गया वहां से, उसने बोला क्या बातें हो रही है, सुन रहा हूं मैं सब, फ्रॉड, धोखा, डिफॉल्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपको कह रहा है हम तो एक निधि कंपनी की तरह है। निधि कंपनी पता है ना क्या होता है, जो सबसे पैसा लेती है बट सबके फायदे के लिए, सबको जिसको फायदा लगे तो पैसे देते हैं। हम तो एक निधि कंपनी की तरह है। और वॉचमैन को कहती है तुझे छोड़, मैंने तो तेरे रिलेटिव्स के तक की मदद की और तू मेरे ऊपर ही बिचिंग कर रहा है। मैंने तो निधि कंपनी की तरह है, हम सबको मदद करने के लिए है। और वॉचमैन को कहता है फॉरगेट अबाउट तेरे को तो मैंने रिलेटेड पार्टीज तक को मदद करी है। और आपको कहता है चाहिए तो आप सर इसका मत सुनिए, अंदर चलिए देख लीजिए, इंटरनल ऑडिटर ने तो वैसे ही अपना इंटरनल ऑडिट कर दिया, आप वहां देख सकते हो। वॉचमैन भड़क गया, वॉचमैन बोलता है अरे अंदर सब बिके हुए हैं, सबको नॉन कैश आइटम्स दिए गए, किसी को गोल्ड रिंग, किसी को कार, तो कोई मुंह खोलने वाला नहीं है। फिर से एक बार करेंगे। आपको जैसे ही पता चला कि ये तो अपने को आईपीओ के लिए बुला रहा है, आप डर गए, आपके फ्रेंड ने बोला मेरे को तो यहाँ फ्रॉड लग रहा है। जैसे ही फ्रॉड का नाम आया, फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, अलार्म बज गए, ओनर भागते भागते आ गया। उसने बोला कौन बोला फ्रॉड, मेरी कंपनी में फ्रॉड कौन बोला, हम तो एकदम निधि कंपनी की तरह है। और वॉचमैन को बोला अरे शर्म रख, तेरे को छोड़ तेरे रिलेटिव को भी मैंने हेल्प किया हुआ है। और आपको क्या बोलता है सर आप अंदर आइए, आप अंदर आइए और देख लीजिए हमारा इंटरनल ऑडिट कैसा हुआ है। वॉचमैन क्या बोलता है कोई मुंह नहीं खोलेगा, सबको नॉन कैश आइटम से ट्रांजेक्शन हुए हैं, यहां पर सबको खरीद लिया गया। आर यू गेटिंग दिस? यहां पर सबको खरीद लिया गया। आपने बोला अब जो होगा देखा जाएगा। आप अंदर गए, आप अंदर जा ही रहे थे कि आपके प्रिंसिपल का आपको फोन आ गया। आपके प्रिंसिपल का फोन आया, प्रिंसिपल ने कहा सुन लीजिए किधर है। आपने बोला सर मैं बस एंटर ही कर रहा हूं। उसने बोला मुझे अभी ही पता चला इनके पास आरबीआई की कोई परमिशन नहीं है, कंपनी पूरी लॉसेस में है,
जल्दी से फिर से आ जाओ, अपन रिजाइन कर दे रहे। कंपनी के पास परमिशन नहीं है, कंपनी लॉसेस में है, इसलिए अपन अभी रिजाइन कर दे हैं, जल्दी से वापस आ जाओ। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? पक्का? आप ऑफिस पहुंचे, आपने बोला सर इतना जल्दी डिसीजन लिया आपने, इतना जल्दी सीधा रिजाइन। तो आपके प्रिंसिपल ने कहा कंपनी का गोइंग कंसर्न ही खत्म हो गया है, सीएसआर तक के भी पैसे उन्होंने फंड्स में ट्रांसफर नहीं किए हैं, आओ एडवर्स कमेंट्स देकर अपनी जान छुड़ाएं। क्लियर हो गया क्या एवरीबडी? अभी एक बार स्टार्ट से मैं पूरा बोल लेता हूं, फिर आप देख लेना एक बार, बराबर है? आप जैसे एंटर हुए, सर आपने देखा यहां पे फिक्स एसेट्स, यहां पे इन्वेंट्रीज। जैसे आपने फिक्स एसेट्स और इन्वेंट्रीज देखी, आप एकदम शॉक हो गए। आपने फ्रेंड को बोला क्या इन्वेस्टमेंट से, ऐसा तो मुंह से निकलता ही अपना कभी भी किसी को देख के। तो उसने बोला ये छोड़, अभी तो तू 185 186 देख, तुझे पता चलेगा। उतने में एक सड़ू आदमी वो कह रहा है ये तो पब्लिक का है, पब्लिक का भाई, ये तो पब्लिक का वैसा है। आपने बोला भाई तेरा क्या है, तू क्यों है, तू इतना क्यों कर रहा है? बोले जाके रिकॉर्ड देखो, आपको पता चलेगा कितने स्टैट्यूटरी ड्यूज बाकी है। सेट को सिर्फ अनरिकॉर्डेड कैश में इनकम चाहिए और कितने लोगों का डिफॉल्ट कर दिया। तो आप अपने फ्रेंड को क्या बोल रहे हो, हाई डिफॉल्ट, ये तो अपने को तो उसने आईपीओ के लिए बुलाया हुआ है। तो आपका फ्रेंड आपको क्या बोलता है, मन ने तो लागे इधर सब फ्रॉड है। जैसी फ्रॉड 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 आया, मालिक भागते भागते आया और उसने क्या बोला, हम तो निधि कंपनी है, हमने सिर्फ इन्हें नहीं इनके रिलेटेड पार्टीज को मदद की है, और चाहिए तो आइए इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट रेडी है, देख लीजिए। तो वो कहता है ये सब बिके हुए हैं, क्या हो गया है, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। क्लियर है? यहां तक पूरा क्लियर है? आपने बोला अब जो होगा वो, आप अंदर जा ही रहे थे कि आपके सीए ने आपको 3 बातें बोली। मेरे को अभी पता चला इनका आरबीआई के साथ कोई परमिशन ही नहीं है, कंप्लायंस ही नहीं है, कंपनी लॉसेस में है, हम लोग रिजाइन कर रहे हैं, आ जाओ। सीए ने 3 बात बोली और आप आ गए। फिर से आपने पूछा सर इतना जल्दी डिसीजन क्यों ले लिया आपने? तो फिर से सीए ने आपको 3 बात बोली। नंबर 1, कंपनी डूबने वाली है, कंपनी ने सीएसआर के पैसे भी फंड्स में ट्रांसफर नहीं है, आओ एडवर्स कमेंट्स दें और अपनी जान छोड़ाएं। क्या ये क्लियर है क्या? पक्का एवरीबडी इज दिस? यहां तक सबको? इसमें अभी आप पॉइंटर्स रख सकते हैं। पॉइंटर्स मतलब क्या, कभी आपने ऐसे मन में फटाफट स्टोरी बताई तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया लिखते लिखते। तो आप ऐसा कर सकते हैं 17 खतरा लॉसेस, तो ये एक पॉइंटर बैठ गया यहाँ पे, 17 खतरा। अरे ये सर नो, अरे ये ऐसा है कि आप एक पॉइंटर बना लो कि भाई यहाँ पर एक पॉइंट आ गया कि 17 खतरा। ये सर नो, सॉरी 16 का, अब ज्यादा हो रहा सर मेरी गलती हो गई, मैंने ऐसे पॉइंटर बनाया, मेरी मेरी गलती हुई है, मैं इसमें क्षमा मांगता हूं, सॉरी। क्लियर है क्या एवरीबडी? वो मैंने मेरे मन में ऐसे सब चीजें बनाई थी, वो ऐसा बहुत सारी मूवीज भी है, 1 2 1 11 फरार हो गया ऐसा, तो वो आप फ्रॉड्स में डाल सकते हो कि 1 और 1 11 ऐसा वो। तो बस एक मेक श्योर करें कि ये अगर आप अच्छी तरह से बोल ले तो आपका क्लियर हो जाएगा, बराबर है? अभी आप एक बार सब खुद से साथ में बताइए, मैं पॉइंटर्स देता हूं, आप पॉइंट्स बोलना, ठीक है? तो आप जैसे एंटर हुए आपने लेफ्ट में क्या देखा और राइट में क्या देखा? तो आपने बोला इसने क्या किया है, तो मैंने बोला ये तो छोड़, अभी तो उसके बाद तो एक वॉचमैन वहां पे बैठा था, उसने चुपचाप से बोला धीरे धीरे पब्लिक का, उसने बोला जाके क्या दे, उसमें पता चलेगा कितना सारा स्टैट्यूटरी ड्यूज पे डिफॉल्ट है, मालिक को सिर्फ, और जो लिया है वो नहीं देना है, मतलब क्या, डिफॉल्ट दिया। तो मैंने आपको बोला अपने को तो बुलाया किसके लिए था, मैंने बोला मेरे को तो लग रहा है यहां पे फ्रॉड, सुन के वो आया और उसने बोला ए हम तो, और हमने सिर्फ इसको नहीं इसके चाहिए तो आके। क्लियर है क्या? वॉचमैन ने बोला सब बिके हुए हैं, क्योंकि सीए ने कॉल किया, 3 बातें बोली। नंबर 1, आरबीआई के साथ इनकी कोई परमिशन नहीं है, 2 लॉसेस है, 3 अपन तो छोड़ रहे बाबा। आप जब ऑफिस पहुंचे तो फिर से उसने 3 बोला। नंबर 1, सीएसआर में फंड्स ट्रांसफर ने, एडवर्स रिमार्क्स देकर अपन तो यहां पे बंद कर दें। क्या ये क्लियर है एवरीबडी? अब मुझे डर लगता है स्टोरी में, बस याद रखना अंदर लिखना क्या, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अपन बोलते हैं इंटरनल ऑडिट आके देख लो, उसमें इंटरनल ऑडिट को देखना नहीं होता है, उसमें ऐसा पॉइंट है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट क्या नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन के हिसाब से है क्या, वो अपने को एक एक लाइनर समझ लेना है कि उसके अंदर लिखना क्या। तुम कुछ भी फेंकेंगे तो होगा नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पक्का एवरीबडी? तो इस तरह से आप ये 20 पॉइंटर्स को अच्छी तरह से समझ लीजिए,
तीन चार बार आप बार बार बोलेंगे तो आपको ये बढ़िया क्लियर हो जाएगा. ब्रिंग दैट इनटू इमेजिनेशन. श्योर, पक्का. वी विल स्टॉप यहाँ पर एंड कंटिन्यू टुमारो. ओके, थैंक यू.